नमस्कार, आप द जेड प्लस की लीगल सीरीज़ देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत से पहले अपने जो व्यूवर्स हैं उसको ये बता दूं कि 2 दिन से हमारा वीडियो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारे वीडियोस को आपने नहीं देख पाया, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अब फिर से हम लोग जो हमारी कंटिन्यूटी थी उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आम जनमानस से जुड़ी एक समस्या को और एक इश्यूज़ को, जो कि हर कोई को जानना ज़रूरी होता है और हर कोई इस चीज़ में जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिर रेरा क्या होता है। क्योंकि घर बनाने का हर किसी का सपना होता है, शॉप लेने का हर किसी का सपना होता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे एडवोकेट रोशन सिंह से कि ये रेरा क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और इसमें जो लोग होते हैं वो किस तरह से इस अथॉरिटी के थ्रू चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। सर, ये सबसे पहले तो हम अपने व्यूवर्स को ये बता दें कि रेरा का मतलब क्या होता है। आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, रेरा का मतलब होता है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है। तो वो तो हम लोग थोड़ा आगे हम लोग चले गए। जैसे आपने अभी बताया कि घर बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो रेरा है ये घर बनाने के लिए नहीं है। घर बनाने के लिए आप देखते होंगे पीआरडीए है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जहाँ से नक्शा पास करा के हम लोग अपना घर का नक्शा, या हम लोग को अगर कोई अपना दुकान बनाना है उसका नक्शा हम लोग पास करा के आगे हम लोग काम हम लोग शुरू करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट आया ये 2016 में आया, रियल स्टेट एक्ट के तहत। ठीक है, 2016 का ये एक्ट है। और हम अगर अपने बिहार का बात करें तो बिहार में क्या हुआ था कि किसी भी एक्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसके तहत राज्य सरकार अपना रूल्स फ्रेम कर सकती है। वो पेरेंट एक्ट का ही एक सब्सिडियरी चीज हो गया। मतलब हमारे स्टेट में चीज कैसे चलेगा उसके लिए रूल्स फ्रेम होता है। तो सेक्शन 84 है रियल स्टेट एक्ट 2016 का, उसके तहत बिहार सरकार ने भी अपना रियल स्टेट रूल्स फ्रेम किया 2017 में। 16 का एक्ट है, 2017 में बिहार में हम लोग उसको अडॉप्ट किए और अपना हम लोग रूल्स उसको बना के आगे बढ़े। यहाँ पे रियल स्टेट जो अथॉरिटी है, होता क्या है यहाँ पे कि ये बेसिकली बिल्डर एलओटी आप बोलते हैं जिसको बिल्डर्स फ्लैट बेचते हैं, हम हो गए, आप हो गए। ठीक है, तो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है बिल्डर और एलओटी के बीच में जो फ्रिक्शन था उसको स्मूथ करना, उसको नॉर्मल करने के लिए, एक रेगुलेशन के लिए कि कोई हमें मॉनिटर करने वाला हो कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मॉनिटर ही करने के लिए ये अथॉरिटी। अब होता क्या था, जैसे देखिए कोई बिल्डर आपसे किसी प्रोजेक्ट के नाम पे 30% 40% पैसा ले लिया। ठीक है, वो बोला 3 साल के अंदर हम आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फलना फलना फ्लैट नंबर आपको हम हैंड ओवर करेंगे। होता ये था कि 6 साल लग जाता था, 8 साल लग जाता था, 10 साल लग जाता था, कभी कभी प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं होता था। और इसमें जो भी अलॉटीज थे उनका पैसा फंसता था। अगर किसी का पैसा फंसेगा तो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट भी रहता है, वो भी आपका गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप अगर आप लीगल सुप्रीम कोर्ट को या अगर आप लीगल न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अमरपाली का केस चला था, अमरपाली बिल्डर्स का, नोएडा का। ठीक है, उसमें देखिए फिर अमरपाली बिल्डर्स का केस है। आप जब से रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे आया तो आप देख रहे होंगे बिहार में भी बहुत तरह का केसेस है, आप डेली न्यूज़ में पढ़ते हो। अभी जैसे कि आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें ताज़ा मामला रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल का और अग्रणी होम्स का आया है। अग्रणी होम्स के ऊपर सैकड़ों ऐसे मामले दर्ज है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा लेकर के और उनको पोजीशन नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकते हैं उसमें? अब देखिए, जैसे रियल स्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, यहाँ पे रेरा का ऑफिस है, ये आपको राजवंशी नगर में। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स प्रोवाइडेड है। जैसे हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, हमको बिल्डर जो भी टर्म्स था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में, उसके तहत अगर हमको फ्लैट वो नहीं देता है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर फॉर्म में जो कि एक्ट और रूल्स में प्रोवाइडेड है, हम लोग रेरा के पास हम लोग वहाँ पे लिखित आवेदन देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन हम दिए, रेरा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एडमिट करके जो भी आपके अपोजिट पार्टीज हैं उनको नोटिस करती है। नोटिस करती है, उसके बाद से सुनवाई होती है।
जैसे आपको मान लीजिए कि जो भी सिविल कोर्ट्स में जैसे सुनवाई होती है वहीं रेरा को भी पावर होता है। वो एविडेंस एड्यूस कर सकता है, किसी विटनेस को कॉल कर सकता है। सो ऐसे सुनवाई होती है। इसमें एक चीज़ अच्छा ये है कि इसमें टाइम लिमिट फिक्स्ड है कि एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में आपको कर लेना है। कभी कभी टाइम ज़्यादा भी जाता है, जैसे अभी कोरोना आ गया, ठीक है, तो टाइम लिमिट जो है प्रोसीडिंग्स का वो एक्सटेंड कर गया, पर एक स्टिपुलेटेड टाइम में रेरा को उसमें ऑर्डर पास करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे होता क्या है कि आप इसमें कुछ ऑफेंसेस भी है। अब जैसे देखिए, आप कोई प्रोजेक्ट बनाए, जो प्रोजेक्ट का टर्म्स कंडीशंस का उसके तहत आपने फ्लैट जो एलओटी है उनको आपने नहीं हैंड ओवर किया, तो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक रेरा को पेनाल्टी एड्यूस करने का पावर है। कहीं किसी केसेस में 5% है, किसी केसेस में 10% है। कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं बिहार जो रेरा रूल्स के अंदर, उस सेक्शंस का अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो 5%, 10%, 3 साल तक का जेल भी है। इसका भी प्रावधान है। मतलब वो जो बिल्डर के ऊपर ये सारी चीजें लगती हैं, बिल्डर के ऊपर लगती हैं। पर जैसे हम बिल्डर के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट किए और एग्रीमेंट करने के बाद हमको हर एक मंथ उनको से 1 लाख रुपया देना था, 30 तारीख तक हमको देना था। अगर हम नहीं देते हैं तो हम पर भी पेनाल्टी लग सकता है। जेल का पेनाल्टी हम पे नहीं लगेगा, पर सर्टेन परसेंटेज आप पे भी इंटरेस्ट, आप पे भी पेनाल्टी आप पे भी लग सकता है। और जो इसमें इंटरेस्ट लगता है प्रोमोटर के केस में, एलओटी के केस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक प्राइम लेंडिंग रेट होता है, PMLR इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसपे बैंक लोन देती है। उस इंटरेस्ट से 2% ज्यादा यहां पे इंटरेस्ट पेनाल्टी है। तो ये एक ज्यादा अमाउंट हो जाता है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है यहाँ पे। सर जैसे कि अभी हम लोग, मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ स्टोरीज अभी हाल फिलहाल बिहार की देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि नोएडा का अम्रपाली हो गया, तो इसी तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं। तो अभी जो 2 रिसेंट केसेस बिहार में रेरा के आए हैं वो रूबन हॉस्पिटल का है और दूसरा अग्रणी होम्स का है, ठीक है। तो अग्रणी होम्स के ऊपर तो जो अध्यक्ष हैं रेरा के, उन्होंने फाइन बता दिया कि आपको कितने फाइन देने हैं। लेकिन दूसरा जो मामला है वो है कि आप रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग को नहीं बना सकते हैं, जो कि पाटलिपुत्रा का एरिया पूरा रेसिडेंशियल है। उसमें रूबन हॉस्पिटल ने वहाँ पे जमीन लिया है और उस पे बिल्डिंग बना रहे हैं। तो क्या ये, इसके क्या प्रावधान है? देखिए इसमें क्या है, जैसे रूबन का क्या मैटर है एक्चुअल, ये तो मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हर एक चीज़ रेरा के अंदर फॉल नहीं करता है। अच्छा। जैसे देखिए 2016 के पहले का जो भी प्रोजेक्ट्स होगा, या 2016 के पहले जिस भी प्रोजेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक बोलते हैं, जो कि पहले यहाँ पे PRDA जो कॉरपोरेशन है वो इशू करता था, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो इस रेरा का प्रावधान उसमें नहीं लगेगा। रेरा का प्रावधान ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज 2016 के पहले शुरू हुआ पर 21 में भी चल रहा है, वो रनिंग प्रोजेक्ट है, सो ये जो प्रोजेक्ट है वो रेरा के अंदर फॉल करेगा। 16 के पहले अगर किसी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो वो फॉल नहीं करेगा। और हमारे बिहार में भी 1 अप्रैल 2017 जहां तक मुझे याद आ रहा है कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया है, उसके पहले का प्रोजेक्ट फॉल नहीं करेगा जो कंप्लीटेड है। दूसरा चीज, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, वो 500 स्क्वायर मीटर्स, 500 स्क्वायर मीटर्स अगर हम लोग स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें अपने व्यूअर्स के लिए, तो वो मुझे लगता है करीब 5300 स्क्वायर फीट होगा। अगर हम लोग आम बोलचाल के भाषा में जो हम लोग कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा में करें तो आप मान के चलिए 3.9 कट्ठा, मतलब करीब करीब अप्रोक्स 4 कट्ठा। तो 4 कट्ठा में अगर हम कोई चीज बनाते हैं वो रेरा के अंदर फॉल नहीं करेगा। और अगर हम अपार्टमेंट भी बना रहे हैं, वो अगर 8 से कम है, 8 या 8 से कम है, तो वो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रेरा के अंदर फॉल नहीं करेगा। और एक और इसका एक्सेप्शन है, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत लोग घर को रेनोवेट कराते हैं, अपार्टमेंट को भी रेनोवेट कराते हैं, उसमें कुछ हल्का फुल्का एडिशनल कंस्ट्रक्शन चेंजेस कराते हैं, उसके लिए भी रेरा की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज इसमें फॉल नहीं करता है जी। जैसे इसमें एक और चीज है,
कोई भी जब जैसे रियल स्टेट प्रोजेक्ट होता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देना चाहता हूं, तो वो रियल स्टेट प्रोजेक्ट कोई बिल्डर लॉन्च किया, उसको रियल स्टेट प्रोजेक्ट को उसको रेरा में रजिस्टर कराना पड़ता है। ये पहला चीज है। रजिस्टर करा के आपका जितना भी चीज है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट फ्रॉम बैलेंस शीट से लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप पैसा कहाँ से ले रहे हो, कहाँ दे रहे हो, अकाउंट डिटेल्स, हर एक चीज। अगर फेज वाइज प्रोजेक्ट है तो फेज वाइज डिटेल्स। एक चीज जैसे आपको हर एक फेज का आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप टोटल प्रोजेक्ट का एक का कराएं और बाकी छोड़ दिए, फेज वाइज आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो एक रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, वो पर्टिकुलर डिटेल्स रेरा के वेबसाइट पे रहेगा, ठीक है। अगर वो बिल्डर है, उनका अगर कोई वेबसाइट है, उनकी अगर कोई कंपनी है, उसके वेबसाइट पे रहेगा। सेकंड चीज यहां देखते होंगे, ब्रोकर का एक कॉन्सेप्ट है, रियल स्टेट ब्रोकर्स का, जिसको हम लोग रियल स्टेट एजेंट भी बोलते हैं। रियल स्टेट प्रोजेक्ट के बाद, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद रेरा में, और रेरा रियल स्टेट एजेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन का बात कर दी, ठीक है। तो रियल स्टेट एजेंट्स को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा रेरा में। और रियल स्टेट प्रोजेक्ट हो, रियल स्टेट एजेंट हो, रेरा अप्रूवल देगी तभी आप आगे काम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर अप्रूवल देने के बाद आपने कोई गलती की तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिवोक भी हो सकता है। ये नहीं है कि आपको एक बार मिल गया तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। तीसरा चीज यहां पे एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो भी आपको मैं एक इंटरेस्ट वाला भी बात बताया, पेनाल्टी वाला बात बताया, इसमें ऑफेंसेस का बात किया गया है, 3 साल तक की सजा की भी बात है इसमें, ठीक है। हम अगर एग्रीव पार्टी हैं, हम रियल स्टेट अथॉरिटी में अपना हम केस फाइल करते हैं। रियल स्टेट में 2 मेंबर बैठते हैं और एक रेरा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो जो 2 मेंबर हैं वो सुनवाई करते हैं। वो जो सुनवाई होती है एग्रीव पार्टी और बिल्डर के बीच, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास ऑप्शन है रियल स्टेट अपीलिएट ट्राइब्यूनल में जाने का। मतलब इसका एक और पायदान है, ऊपर का अपीलेट बॉडी है, जहां पे आप अपना ग्रीवांसेस फिर से, अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं, आप वहां पे जाके चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज इसमें है। और इसके अलावा ये क्या मैं बोलूं, बहुत सख्त एक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और ये अभी शुरू हुआ है, अभी शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी इसको सही से एग्जीक्यूट कराने में, फॉर्म करने में, फॉर्मुलेशन में, पर मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मतलब बिल्डर्स के लिए भी और फ्लैट ओनर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। जी, एक आखिरी सवाल है, इसका संक्षिप्त में हम लोग जानकारी लेंगे। क्या हर कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को रेरा में अप्रूवल की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई छोटा घर बना रहा हो या फिर छोटा मॉल, कमर्शियल स्पेस बना रहा हो, इन सब सारी चीज़ों को, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया भी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ में इसे बता दें। जैसे मैंने अभी एक्सेप्शंस आपको बताया था, जैसे अगर आपका जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 500 स्क्वायर मीटर से अगर कम है, मतलब 5300 स्क्वायर फीट, मतलब उसको अगर हम कट्ठास में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 4 कट्ठा, 4 कट्ठा से अगर कम है, और जो हम अपार्टमेंट अगर बना रहे हैं वो अगर 8 या 8 फ्लैट से कम हो, तो उसमें रेरा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया हो, 2016 के पहले का है, रनिंग प्रोजेक्ट नहीं, जो इसका जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसका कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसमें रेरा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन जो हम लोग बोलते हैं, रेनोवेशन इसका बेटर वर्ड होगा, जो रेनोवेशन होता है, तो रेनोवेशन के केसेस में रेरा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप जो एक घर बनाने की जो बात बोल रहे हैं, घर बनाने का वो एंटायर डिफरेंट प्रोसेस है। हम अगर अपना कोई घर बनाने जाते हैं, आप अपना घर बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे पहले यहाँ जो PRDA है उसको आपको नक्शा, जो फॉर्मेट है उसका, उसमें आपको सारा कुछ देना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन, नक्शा जो आप बनवाए हैं आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से, जो भी नक्शा है वो आप वहाँ पे सब चीज़ लगा के देंगे। वो वहाँ से जब NOC देता है तब आप घर बनाते हैं। रेरा बेसिकली बिल्डर्स और जो फ्लैट बायर्स हैं उनके लिए है। जी, तो आज हम अपनी लीगल सीरीज़ के इस एपिसोड में बताया कि रेरा क्या है और रेरा कैसे बिल्डर्स और जो फ्लैट बायर्स होते हैं उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, और मॉनिटरिंग अथॉरिटी है कुल मिलाकर के कहा जाए कि बिल्डर और कमर्शियल जो डेवलपर्स हैं उनके लिए।
बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारी लीगल सीरीज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।